चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो टॉपिक नया शुरू करेंगे आज बेटा यहाँ पर, और टॉपिक रहेगा मेरे पास। बेटा कौन सा शुरू करें, जल्दी बोलो सर। कुछ भी कर लो सर, बताओ बेटा कौन सा टॉपिक शुरू करें। बोलो बेटा। लो बेटा, टॉपिक रहेगा हमारे पास बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर जितनी चीजें पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है। साथ में और भी बड़े सारे चैप्टर बाद में आएंगे जिनमें इसके कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं, सीए फाउंडेशन में भी और आगे जाके सीए इंटरमीडिएट में भी। भिन्न भिन्न जगह पर बार बार वो कॉन्सेप्ट आएंगे और बार बार मुझे इस चैप्टर की याद आएगी। ठीक, इसीलिए ये चैप्टर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें तो 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन लगभग तय है कि किसी भी कैटेगरी से इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा, मिलेगा, पक्का मिलेगा। डायरेक्ट एडवांटेज इस चैप्टर में भी है और बाकी चैप्टर्स में भी इसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे बार बार। और बेटा जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? बेटा सबसे अच्छी बात ये कि चैप्टर टॉपिक बेटा बहुत ही आसान है। बेटा ये क्या, पूरी की पूरी अकाउंट्स ही आसान है। बताया था ना पहले भी मैंने आपको। ये तो जब अकाउंट्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि बेकार में ही पैसे दे दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, कोई रिफंड एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो खैर, कमिंग बैक। तो सबसे पहले बेटा ये बताइए मुझे, यहां पर ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं। बेसिक काम करेंगे आज काफी सारा यहां पर। ये बताएं कहां गया जी, ये बताइए मेरे को यहां पर सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंट्री। बेटा इस वर्ड से क्या समझते हैं? इन्वेंट्री का मतलब क्या? बेटा इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? बेटा इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का मतलब क्या? हाँ जी, स्टॉक का मतलब बता रहे हैं जी गुड्स। अच्छा, गुड्स का मतलब, लो जी अनसोल्ड भी लिख दिया, अनसोल्ड गुड्स। और बेटा स्टॉक या गुड्स या माल, माल ये दूसरे वाला माल है जो गोडाउन में पड़ा हुआ है। ठीक, नहीं मैं कुछ नहीं समझ में लाया, तुम्हारी हंसी कुछ और कह रही थी इसलिए मैंने स्पष्टीकरण दिया है सिर्फ। ठीक, तो स्टॉक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए इन्वेंट्री का मतलब होता है एसेट, एक ऐसी एसेट जो मेरे पास है एंड विच इज अवेलेबल फॉर सेल, विच इज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक, स्टॉक का मतलब क्या है, या गुड्स का मतलब है वो एसेट्स विच आर अवेलेबल फॉर सेल इज कॉल्ड इन्वेंट्री, उसे कहेंगे बेटा इन्वेंट्री। बहुत सारी एसेट पड़ी हुई हैं, बहुत सारी एसेट पड़ी हुई हैं बिजनेस में, लेकिन जो एसेट बेचने के लिए अवेलेबल हैं, जो मैंने बेचने के उद्देश्य से खरीदी हैं, दोज आर कॉल्ड इन्वेंट्री और स्टॉक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यहां पर
अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बात करें, देखिए मेरे पास इस हॉल में ये बड़ा सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है। बेटा ये फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक है ना? वेदर दिस फर्नीचर इज स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स फॉर मी और नॉट? बेटा ये स्टॉक नहीं है, बिकॉज ये फर्नीचर जो खरीदा हुआ है मैंने, दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। ये रीसेल के लिए है ही नहीं। मैंने फिर क्यों खरीदा हुआ है स्टॉक? मैंने ये स्टॉक खरीदा हुआ है जिससे इन्हें यूज करके, इस फर्नीचर को यूज करके मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं या मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूं तो दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो ये कौन सा हो गया मेरे लिए? ये हो गई मेरे लिए फिक्स्ड एसेट। एसेट तो है, बोलो बेटा, एसेट तो है, लेकिन मेरे लिए इट कैन बी अ फिक्स्ड एसेट और इट कैन बी द इन्वेंट्री। अब करंट कोई भी एसेट मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है, यह निर्भर करेगा इस बात के ऊपर कि मैं उससे क्या यूज करने वाला हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे लिए फर्नीचर क्लियरली इन्वेंट्री नहीं है, ये मेरे लिए एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। मैंने 100 रुपए की एक बेंच ली, कोई बच्चा मुझे आकर कहे सर 120 रुपए ले लो और मुझे दे दो, क्या मैं दे दूंगा? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ओ भाई मेरा काम थोड़ा है 20 रुपए कमाने का, लेनी है एड्रेस दे रहा हूं दुकान का, वहां जाकर खरीद लेना, 100 में ही मिल जाएगी, मुझे 120 क्यों देते हो? मेरा काम नहीं है फर्नीचर बेचने का। बेटा क्लियर है बात? तो मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है, मेरे लिए दिस इज क्लियरली अ फिक्स्ड एसेट। यही फर्नीचर मुझसे पहले फर्नीचर मर्चेंट के पास था, उसके लिए क्या हो गई थी? ये उसके लिए इन्वेंट्री थी, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर रीसेल। बेटा क्लियर है बात? अब हुआ क्या, ये फर्नीचर खराब हो गया, मैंने कहा यार चेंज करो, इसे बहुत दिन हो गए, फर्नीचर चेंज करते हैं। मैंने पूरा फर्नीचर उठाया, पीछे स्टोर रूम में डाल दिया, कबाड़ी आएगा, मोल भाव करेंगे, बेच देंगे। OLX पे भी डाल दिया मैंने, और यहां नया फर्नीचर आ गया। अब ये जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है पीछे स्टोर रूम में, ये क्या है? ये इन्वेंट्री है या फिक्स्ड एसेट है? बोलो बेटा। ये इन्वेंट्री हो गई मेरे लिए। बोलो बेटा। हाँ सर, क्योंकि इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक विच इज मेंट फॉर सेल। बोलो बेटा। अभी तक तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये है कंप्लीट डेफिनेशन। बेचने के लिए तो हो, लेकिन साथ में मेरा वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो। आपको समझ में आ रहा है? मेरा काम ही खरीदने बेचने का। अब ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ है पीछे स्टोर रूम में, ये इन्वेंट्री नहीं है। बेशक ये मेंट फॉर रीसेल तो है, बोलो हाँ, बोलो बेटा, बट ये वाली शर्त पिट गई। बेटा पिट गई कि नहीं पिट गई? मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस छोड़ना है। मैं ऑर्डिनरी कोर्स में फर्नीचर पुराना खरीद कर बेचता थोड़ना हूं, मैं कोई कबाड़ी थोड़ना हूं। बोलो बेटा। यस सर, यस मिला। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक, तो दो शर्तें हैं, मेंट फॉर सेल पहला, और दूसरा क्या है? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो एक पर्टिकुलर एसेट वो फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका आप यूज क्या कर रहे हो। सेम एसेट, ये फर्नीचर कैन बी फिक्स्ड एसेट
for one enterprise and the same furniture can be inventory for another enterprise. समझ में आ रहा है? फर्नीचर मर्चेंट के पास जब तक था वो इसे इन्वेंट्री बोलता था, मेरे पास आ गया मैंने क्या बोलना शुरू कर दिया? फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? जब मैं फिक्स्ड एसेट के वैल्यूएशन की बात करूंगा तो एएस 10 के मुताबिक बात करूंगा, और जब इन्वेंट्री की बात करूंगा तो एएस 2 के मुताबिक बात करूंगा। एएस समझते हैं क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स। सिंपल सरल शब्दों में, अलग डिटेल में कहीं और पढ़ाऊंगा पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे, लेकिन कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स किसने बनाए हुए हैं? वो रूल्स बनाए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इसीलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं एएस पढ़ना भी। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा यहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इसमें जितनी बातें बताऊंगा वो कहीं ना कहीं AS2 में लिखी होंगी। बेटा क्लियर है बात? तो AS2 इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? इन्वेंट्री का मतलब हुआ एसेट्स। कौन सी एसेट्स? विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मैंने दोबारा बेचने के लिए खरीद कर रखी हुई हैं। मैंने खरीदी ही इसलिए थी कि कल को मुनाफा होगा, इसे हायर प्राइसेस पर बेच दूंगा। ठीक, तो जो इस उद्देश्य के साथ ही खरीदी थी, दोज आर कॉल्ड इन्वेंट्री अभी तक। लेकिन एएस ने कहा नहीं, इन्वेंट्री सिर्फ इतना नहीं होता। इन्वेंट्री का मतलब इससे ज्यादा वाइडर सोच है। सिर्फ इन्वेंट्री यहां तक सीमित नहीं है। सुनिए एएस ने क्या कहा? एएस ने कहा कि देखो, जितनी भी एंटरप्राइज होती हैं, जितनी भी एंटिटीज होती हैं, वो प्राइमरीली दो तरीके की होती हैं। बेटा कौन कौन सी होती है जरा बताइए एक बार। या तो होंगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या होंगी बेटा नॉन ट्रेडिंग कह लो, या मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए। बेटा क्लियर है बात? ट्रेडिंग कह लीजिए समझो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? खरीद कर बेचना। 100 रुपए का लिया, प्रॉफिट मार्जिन लोड किया, उसमें क्या किया? प्रॉफिट मार्जिन मैंने लोडिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जोड़ने को लोडिंग ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, लोडिंग भी बोलते हैं। बहुत जगह यूज करूंगा वर्ड में ये। मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, उसमें प्रॉफिट लोड किया मैंने अपना, और 120 में बेच दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं इसे? ट्रेडिंग। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? मैंने कुछ खरीदा, उसे प्रोसेसिंग की, उसका फॉर्म चेंज कर दिया, और फिर सब्सीक्वेंटली द गुड्स आर सोल्ड, तो उसे क्या कहेंगे बेटा? मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर आप, मेरा काम फर्नीचर का है मान लेते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हूं, मेरे अगर गोडाउन में जाकर देखिएगा क्या मिलेगा आपको? मेरे गोडाउन में अगर जाकर देखेंगे तो आपको ये बेटा बड़ा सारा फर्नीचर मिल जाएगा। चेयर्स बेटा मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आपको चेयर मिलेंगी। मान लेते हैं चेयर ही बेच रहे हैं हम, तो मेरे गोडाउन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चेयर मिल जाएंगी। लेकिन इफ आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो बताना बेटा अब क्या क्या मिल सकता है आपको? ये देखो, आपको हो सकता है बेटा ये वुडन ब्लॉक्स मिल जाएं। बोलो बेटा। ये देखो, हो सकता है आपको ये ऐसे बड़े सारे वुडन ब्लॉक्स पड़े हुए मिल जाएं। सर ये क्यों खरीदे हुए हैं आपने? बोलो बेटा, कल को काट पीट करके चेयर्स बनाऊंगा। कुछ हो सकता है आप मेरे गोडाउन में कभी विजिट करो
तो बेटा ये चेयर्स मिल जाए रखी हुई बहुत सारी आपको, बेटा बनी हुई तैयार हैं, लेबर ने तैयार कर दी हैं और बस बिकनी बाकी हैं। या अगर आप मेरे गोडाउन में जाओ तो हो सकता है आपको बेटा ये भी मिल जाए। अरे बताओ बेटा, बताओ बताओ बेटा, बताओ क्या है ये? लो बेटा, क्या है ये? बेटा ये ना तो वुड है और ना ही चेयर है। क्लियर है? ना तो इसको वुड छोड़ा हमने और ना ही अभी चेयर बनने दिया। ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब आप 31 दिसंबर को मेरे गोडाउन में आए तो ये सब मिल सकता है आपको। नाउ दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? रॉ मटेरियल। इसे क्या कहेंगे बेटा? फिनिश गुड्स। और ये को दिस इज कॉल्ड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। दिस इज येट टू कंप्लीट। बोलो बेटा। और ये क्या है? ये है फिनिश गुड्स। तो जब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मेरे गोडाउन में सिर्फ ये मिलेगा। अब AS2 कहता है कि इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ गुड्स मेंट फॉर रीसेल नहीं है। These will also be taken as inventory। ये भी क्या है? ये भी इन्वेंट्री ही है। मेरी डेफिनेशन में नहीं आते अभी तक। डेफिनेशन क्या थी? इन्वेंट्री मीन्स दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर रीसेल। बोलो बेटा, इन्वेंट्री का मतलब था वो एसेट्स विच इज मेंट फॉर रीसेल। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये बनती है इन्वेंट्री, ये तो रीसेल के लिए है ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई मुझसे लकड़ी के फट्टे खरीदने आ जाए, सर वो आपने ब्लॉक्स खरीदे हुए हैं वो बेच दो। बेटा बेचूंगा क्या मैं? नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। सर कोई ये खरीदने आ जाए, अच्छा कोई खरीदने आएगा ऐसे? बोलो बेटा, आएगा ही नहीं खरीदने। दीज आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो अब इस वजह से मुझे कुछ डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। AS2 ने कहा कि डेफिनेशन हम बताते हैं आपको। मैंने कहा बताओ जी, निकाल लो अपने मन की। तो AS2 ने डिफाइन किया, अब इन्वेंट्री मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बोलो। और which are in the form of material or supplies to be consumed in the production process। बोलो बेटा। जो मटेरियल की फॉर्म में है, जिसको हम कंज्यूम करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी आज के बाद, ये भी आज के बाद बेटा इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा। एंड in the process of such production और सेल। बेटा क्लियर है? या कोई अगर प्रोसेस में पड़ा हुआ है तो वो भी रॉ मटेरियल, वो भी इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा। आई होप ठीक है बात ये। तो आज का मतलब, इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ फिनिश गुड्स तक सीमित नहीं रहेगा। नाउ इन्वेंट्री इज अ मच वाइडर टर्म which includes raw material, WIP and finished goods also when we are talking about manufacturing organization। हाँ, अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यहां पर फिनिश गुड्स की बात होगी। क्लियर है बात? हमारे को फॉर CA फाउंडेशन सिर्फ ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे हम। फॉर CA फाउंडेशन ये दोनों टॉपिक CA इंटर में हैं, यहां पर नहीं है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा वैसे, वो भी जब क्वेश्चन करेंगे तो इसके क्वेश्चन भी छेड़ूंगा थोड़े से, लेकिन प्रिसाइसली ये दोनों CA इंटरमीडिएट में कवर्ड हैं। वहां पर पूरा AS2 डिटेल में है। यहां पर AS2 के सिर्फ कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक, जिसमें हम कवर करेंगे हाउ टू वैल्यू फिनिश गुड्स, हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इन केस ऑफ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करें
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में। ये हमारा पूरा चैप्टर का लेआउट है। आई होप ठीक है। सबसे पहले ऑपोजिट साइड पर बना लीजिए इस चार्ट को दोबारा से एक बार। ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया। चल नेक्स्ट देखना है बड़ी लिखें बेटा, वहीं पर चैप्टर के ऑपोजिट साइड पर एंटिटीज दो प्रकार की हो सकती हैं। आइदर इट कैन बी, बेटा कौन कौन सी, या तो होगी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या होगी बेटा मैन्युफैक्चरिंग या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो सिर्फ यहां मिलेगा आपको गोडाउन में फिनिश गुड्स, और यहां मिल सकती हैं तीन चीजें, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स। इन सब का वैल्यूएशन यहां पर हम सीखने वाले हैं, जिसमें से चाहें तो लिख लें आप, काम आएगा कि these two topics we will be covering in CA फाउंडेशन, और ये दो टॉपिक CA इंटर में करने वाले हैं। थोड़ा नोट करना फटाफट से जरा। एक वर्ड था इन्वेंट्री जिसके ऊपर बात की मैंने, जरा पढ़ना, डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार पढ़वा दूं उसको, रटना नहीं है बिल्कुल भी, एक बार पढ़ लीजिए एक बार लाइन फिर भी। एज पर AS2, बेटा पढ़ रहे हैं क्या मेरे साथ, पेज 64 पर, एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर एसेट। कौन सी एसेट है ये, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसकी बात कर रहे हैं, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, किसकी बात कर रहे हैं, लिखो ब्रैकेट में आगे फिनिश गुड्स। इस पॉइंट में फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। आगे, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, किसकी बात कर रहे हैं, लिखो ब्रैकेट में WIP की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट के आगे लिखो ब्रैकेट में WIP की बात कर रहे हैं। इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, किसकी बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। बेटा आई होप ठीक है बात ये, बेटा बोलो ठीक। इन्वेंट्री वर्ड एक पकड़ा मैंने जिसके ऊपर चर्चा की मैंने, ठीक। अब बात आती है दोबारा से, सर ये इन्वेंट्री तो ठीक है, ये चैप्टर का नाम तो लेकिन कुछ और था। बेटा चैप्टर का नाम क्या था जरा बताना। चैप्टर का नाम था हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, दूसरे वर्ड पर आते हैं। वैल्यूएशन का मतलब क्या, इन्वेंट्री का रियल वैल्यू या कितनी उसकी वर्थ है वो निकालना। सर मतलब ये कुछ कम समझ में आ रहा है सर, वो तो अकाउंट बना होगा, वहाँ से देख लो कितनी वैल्यू है। भाई आपको फर्नीचर देखना होता है, फर्नीचर का अकाउंट होता है, बोलो हाँ, वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस। लैंड बिल्डिंग है, डेटर्स का बैलेंस देखना है, लेजर देखो चेक हो जाएगा। तो सर ऐसे ही इन्वेंट्री का भी तो कोई खाता नहीं होता, इन्वेंट्री का कोई अकाउंट नहीं होता, और वहीं पर चैलेंज शुरू होता है कि वैल्यूएशन कैसे करें। अब सर जरूरत ही क्या है, जो मन में आए वो लिख दो, नहीं, फर्क पड़ता है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन
इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझो इस वर्ड का मतलब क्या बताया मैंने। ये देखिए बेटा, ये तो याद होगा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। इस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा मैंने यहां पर ओपनिंग स्टॉक 10,000 का, परचेज लिखी 50,000 की, सेल्स दिखा दी मान लेते हैं 10,000, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 20,000 का, और इस मुताबिक जीपी आ गया कितना आएगा? 40 आएगा। बेटा यहां तक ठीक है बात? ये एक ऑर्डिनरी सा ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बना के दिखाया आपको कि इस तरीके से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गई, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, और जीपी इज द बैलेंसिंग फिगर विच इज 48,000। समझिए, अब अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत कर दिया, देखो ये फिगर्स तो सारी आती हैं लेजर से। परचेज का एक खाता होगा, बोलो हाँ, वहां से टोटल आ जाएगा परचेज। सेल्स का एक अकाउंट होगा लेजर में, वहां से सेल्स आ गई। ये क्लोजिंग स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं होता। मैं कैसे जोड़ तोड़ करके इसकी वैल्यू निकाल कर लाया हूं, कैसे, वो बात की बात है, लेकिन वैल्यूएशन कर लिया। मैं ये बता रहा हूं आपको वैल्यूएशन अहम क्यों है। अब मान लेते हैं ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन मैंने गलत कर दिया और इसको मैंने ओवर वैल्यू कर दिया, मान लेते हैं, और 20 आना चाहिए था, इसकी जगह मैंने 30,000 दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक इज रॉन्गली वैल्यूड, गलती हो गई भाई। एक सवाल किसी ने पूछा मुझसे, सर वैल्यूएशन में इतना दिमाग लगा क्यों रहे हो? मैंने कहा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूछा इंपॉर्टेंट कैसे, तो मैं उस कैसे का जवाब दे रहा हूं यहां पर कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने गलत वैल्यू कर लिया, बेटा दिख रहा है इसका इंपैक्ट क्या होगा? बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बेटा ये प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ, बोलो बेटा हाँ। क्लियर हो रही है बात? यानी ये अगर आपने स्टॉक को गलत वैल्यू कर दिया तो दैट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लेते हैं, दूसरा समझते हैं। इसको मैंने लेट्स से अंडर वैल्यू कर दिया, 18,000 कर दिया। अब बताओ बेटा ये कम हो जाएगा, ये 38 रह जाएगा। बोलो बेटा, यानी आपको एक बात समझ में आ रही है? एक बात समझ में आ रही है यहां पर, क्या? वो ये कि क्लोजिंग स्टॉक, अभी लिखवा दूंगा, एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। बोलो हाँ। ये वर्ड समझते हो? डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा। दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखना, जैसे ही आपने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया, बेटा प्रॉफिट भी बढ़ गया, और जैसे ही आपने क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया, बेटा प्रॉफिट भी घट जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, इसको बोलूंगा मैं आज के बाद कि क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। जैसे ही एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ जाएगा। एक हमने गलती से ज्यादा वैल्यू कर दिया, प्रॉफिट गलत आएगा, बढ़कर आएगा। ये हमने गलती से कम कर दिया, प्रॉफिट घट के आएगा। बेटा सिंपल है ना? बोलो हाँ। सिमिलरली ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा? अब जरा ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, जरा ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। यहां पर मान लेते हैं
कि इस बार ओपनिंग स्टॉक मैंने 10,000 की जगह 8,000 दिखा दिया। तो एक्चुअली लास्ट ईयर जब वैल्यूएशन किया होगा तो गलत वैल्यू कर दिया। मुझे बताओ प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो बेटा। हाँ जी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ये बताया तो है आपने अभी सर। वो एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, एक घटता है दूसरा घटता है, हमने रट लिया सर। तो आपने एक घटाया तो दूसरा भी घट जाएगा। घट जाएगा बेटा, घटेगा कि बढ़ेगा? ये साइड तो 1 लाख ही है ना, इसको 1 लाख बनाने के लिए ये 42 करने होंगे, और अगर इसको बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। क्या मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। बेटा क्लियर है बात? यानी कि ओपनिंग बढ़ाओगे तो बेटा प्रॉफिट घटेगा, ओपनिंग घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आई होप यहां तक की सारी बात ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, जब हम स्टॉक बोलते हैं ना तो स्टॉक का भी 2 मतलब हैं। ओपनिंग की बात कर रहे हो या क्लोजिंग की बात कर रहे हो? और कुछ ना बोलूं तो हम हमेशा क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू नहीं करते हम। बताओ क्यों नहीं करते? अरे ओपनिंग तो लास्ट ईयर जब बैलेंस शीट बनाई होगी तो क्लोजिंग वैल्यू किया होगा ना, वही तो उठकर आएगा। बोलो बेटा। हाँ, कल शाम 31 मार्च को वैल्यूएशन किया तो है मैंने। अब क्या 1 अप्रैल को सुबह दोबारा वैल्यूएशन करूं? ओपनिंग स्टॉक कभी वैल्यू नहीं होता, वैल्यूएशन हमेशा किसका होता है? क्लोजिंग स्टॉक का। वो कैरी फॉरवर्ड होता है एज अ ओपनिंग स्टॉक। लेकिन जब स्टॉक वैल्यूएशन में गलती होगी तो वो 2 साल के प्रॉफिट को परेशान करेगा। जानते हो कैसे? इस साल का क्लोजिंग है, इस साल परेशान करेगा, अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा तो अगले साल के प्रॉफिट को भी डिस्टॉर्ट कर देगा, खराब कर देगा। क्लियर है? ये चीजें याद नहीं रहेंगी। अब मैं बोलूंगा गलती हो गई, उस साल के प्रॉफिट को ठीक कर दोगे आप, अगले साल वाले को ठीक नहीं करोगे। पार्टनरशिप में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। खैर, कमिंग बैक, तो एक चाहो तो छोटा सा एक चार्ट बनवा देता हूं मैं आपको। कोई खास जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन स्टिल इम्पैक्ट ऑफ, वहीं पर ऑपोजिट साइड पर बनाएंगे, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन प्रॉफिट्स। इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑन प्रॉफिट्स। लिखें यहां पर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया या ओवर वैल्यू हो गया। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया गलती से या ओवर वैल्यू कर दिया। बताइए इन सब का क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। टेबल बेटा फिल करना है, बस आपको करवा देना बेटा। क्या क्या लिखें बताओ बेटा, क्या क्या लिखें? ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू कर दिया, बोलो बेटा क्या लिखूं? प्रॉफिट्स विल
इंक्रीज। यहां बताना बेटा, प्रॉफिट विल डिक्रीज। ये लो बेटा, प्रॉफिट विल डिक्रीज, प्रॉफिट विल इंक्रीज। नोट कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से नोट कर लीजिए। बेटा बढ़ चलें आगे, चलिए। देखिए बेटा, मेरे पास मान लेते हैं एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक था, वैल्यूएशन किया होगा पिछले साल के अंत पर उठकर आ गया 10,000 रुपए। ठीक, मैं सीए साहब के पास पहुंचा ईयर एंड पर। मैंने कहा सीए साहब बैलेंस शीट बनानी है, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, जरा मदद कर दीजिए थोड़ी सी। सीए साहब ने कहा लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाई थी मैंने। बोला हाँ सर बनाई थी, जरा लेकर आओ। बेटा वहां से क्या मिल जाएगा मुझे? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो बेटा, वो मैंने लिख लिया। बोला सर जल्दी से बता दो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना। मैंने कहा सब्र करो बस, रुको अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपने जितनी परचेजेज की थी उन सबके आपके पास परचेज बिल होंगे? हाँ सर हैं, पूरी फाइल बना रखी है मैंने उसकी। जाओ भाग के जाओ और परचेज बिल की फाइल लेकर आओ। बेटा आप भागे भागे गए और वो फाइल लेकर आए। मैंने उस फाइल में जितने बिल थे उन सबका टोटल लगा डाला और देखा कि कुल मिलाकर पूरे साल की जो परचेजेज हैं वो हैं बेटा लेट्स से 60,000 रुपए। 60,000 रुपए की परचेज थी आपकी। ठीक है। बोला सर अब तो बता दो कितना क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा रुको अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं। अच्छा ये बताओ आपने कुछ माल बेचा भी तो होगा? हाँ सर बेचा है। जब आप बेचते हो तो एक सेल बिल बनाते होंगे? हाँ सर। उसकी कार्बन कॉपी आपके पास? हाँ सर है। जाओ भाग कर लेकर आओ। बेटा आप फिर से भागे और जाकर सारी की सारी सेल जो बिल बुक होती है ना डुप्लीकेट, समझ में आ रहा है? ठीक, वो आप लेकर आए। मैंने उन सबका भी टोटल कर डाला और देखा कि सेल बैठ रही है बेटा यहां पर। सेल थी यहां पर 40,000 रुपए की। सेल थी यहां पर 40,000 रुपए की। क्लियर है बात ये भी? आपने कहा सर अब तो बता दो कि कितना स्टॉक है। बेटा बताना, क्या अब मैं इसकी मदद कर पाऊंगा? स्टॉक कितना है? बेटा बता पाओगे स्टॉक कितना है? बताना बेटा, कितना नजर आ रहा है आपको स्टॉक? बोलो बेटा। बेटा स्टॉक 30,000 रुपए बचा होगा गोडाउन में। बेटा बोलो। इनफ्लो ऑफ स्टॉक देख लिया आपने, आउटफ्लो ऑफ स्टॉक देख लिया, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 30,000 रुपए का। बेटा ठीक है यहां तक की बात? देखो देखो
ये देखें बेटा, बेटा एक्चुअली में जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये चैप्टर बना ही इसलिए है क्योंकि मेरे पास स्टॉक का कोई अकाउंट नहीं होता। अगर क्या आपने कभी चैप्टर पढ़ेंगे डेटर्स वैल्यूएशन? नहीं पढ़ेंगे। क्या कभी पढ़ेंगे बिल्डिंग वैल्यूएशन? नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि इन सबके अकाउंट होते हैं, वहां पर मुझे वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, यहां पर इन्वेंट्री मुझे वैल्यू करनी पड़ती है खुद से, तो इसलिए इस चैप्टर का जन्म हुआ। अब ध्यान से सुनिए मेरे साथ साथ, यहां पर ये मान लेते हैं मेरे पास कुछ स्टॉक है। ठीक, विल जस्ट ट्राई टू विजुलाइज कि हो क्या रहा है। ये स्टॉक है मेरे पास बड़े सारा। मेरे पास साल के शुरू में कितने का स्टॉक था बेटा? ये रहा बेटा। ये एक स्टॉक कितने का है? 10,000 रुपए का है। ये बेटा कहाँ रखा हुआ है? गोडाउन में। गोडाउन है ये। ठीक, लेट्स इमेजिन इट एज गोडाउन। ठीक, 10,000 रुपए का स्टॉक बेटा गोडाउन में पहले से ही था। मैं गया बाजार में और बेटा खरीद लाया। जानते हो कितने का स्टॉक खरीद लाया? बोलो बेटा, बोलो। ये लो बेटा, ये रहा, बाकी एक्स्ट्रा है। ये देखो, मैं यहां पर बेटा बाजार जाकर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, बेटा 60,000 का स्टॉक खरीद लाया। बेटा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कहां गया स्टॉक? हाँ, गोडाउन में। क्लियर है बात? अब बेटा मेरे से कोई माल खरीदने आया, गुड्स खरीदने आया। ठीक, सर गुड्स खरीदने हैं कुछ। मैंने हाँ पसंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा उसने कुछ गुड्स पसंद कर लिए, कुछ स्टॉक पसंद कर लिया। ठीक, और मैंने कुछ स्टॉक गोडाउन से निकाला। बेटा कुछ स्टॉक गोडाउन से निकाला। दिख रहा है आपको स्टॉक? कुछ स्टॉक गोडाउन से निकाला और ये स्टॉक मैंने 40,000 में बेच दिया। ये स्टॉक मैंने 40,000 में बेच दिया। बोलो बेटा, 40,000 में बेच दिया। ठीक, ये स्टॉक मैंने 40,000 में बेच दिया। मेरा सवाल ये था कि मेरे गोडाउन में कितने का स्टॉक है? मेरे गोडाउन में कितने का स्टॉक है? आपने कहा सर 30,000 का। मैंने भी कहा हाँ 30,000 का होना चाहिए। आओ बेटा गोडाउन का ताला खोलकर चेक करते हैं गोडाउन में क्या पड़ा हुआ है। गोडाउन में ये देखो बेटा 10,000, बोलो बेटा 20,000, 30,000। सर गोडाउन में 30,000 का स्टॉक होना चाहिए और गोडाउन से 30 का ही निकलेगा और स्टॉक ना होगा। बेटा चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, बेटा गोडाउन में स्टॉक देख रहे हो आप 40,000। सर ये तो जादू हो गया। मतलब आप हमें अब अकाउंट्स के साथ साथ जादू की क्लासेस भी कराएंगे कि कैसे स्टॉक बढ़ जाता है गोडाउन में। मुझे बताओ कोई जादू है क्या? आपको समझ में आ रही प्रॉब्लम क्या है? बताओ कहां प्रॉब्लम आई। मैं सिर्फ आपको विजुलाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं। वो ये कि जब आपने स्टॉक बेचा था, जब आपने नालायक पैसे देख रहे हो, जब आपने स्टॉक बेचा था तो आपने इस स्टॉक पर, इसकी वैल्यू दिख रही है कितनी है? कितनी की है ये? बेचा कितने में था? तो जब आप माल बेचते हैं तो दो चीज जाती हैं, दो चीज का आउटफ्लो होता है। क्या क्या? एक तो स्टॉक का आउटफ्लो और दूसरा क्या? इसमें प्रॉफिट लोड किया हुआ है आपने। बोलो बेटा। तो जब स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो तो इसमें स्टॉक ही तो माइनस करोगे, इसका लोडिंग एलिमेंट तो अलग करना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो यानी कि जो आपने फॉर्मूला बनाया यहां पर,
अरे ये जो काम किया आपने, ये ऐड कर देते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये बन जाएगा, गलत है। गलत क्यों हुआ ये बताइए। ये क्या है? स्टॉक। बोलो बेटा। ये क्या है? ये भी स्टॉक की वैल्यू है। बोलो बेटा। ये भी स्टॉक की वैल्यू है। ये क्या है? क्या ये स्टॉक की वैल्यू है? नहीं है। क्या आप केजी में से ग्राम माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप प्लस माइनस ऑपरेशंस तब कर सकते हो अगर दोनों की यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो। या तो इसे केजी में कन्वर्ट करो या इसे ग्राम में करो, तभी तो ऑपरेशंस लगा पाओगे। बोलो हाँ। yes, बोलो बेटा। yes, अब यहां पर प्रॉब्लम चैलेंज ये है कि सेल्स में दो कंपोनेंट हैं, एक तो स्टॉक है, दूसरा क्या है बेटा? लोडिंग भी तो है इसमें। बोलो बेटा। yes, तो अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो व्हाट यू नीड टू डू, मेरे पास मेरे एग्जांपल में 30,000 के स्टॉक पर 10,000 लोडिंग थी, तो बेटा माइनस करोगे तो क्या माइनस करना बनता है? ये माइनस करना बनता है, विच इज द कॉस्ट। बेटा बोलो। तब जाकर ट्रू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर पहुंचिएगा। आई होप बात समझ में आ रही है सारी है। तो आज के बाद फॉर्मूला क्या हो गया मेरे लिए? फॉर्मूला क्या हो गया? पूरा चैप्टर में ये फॉर्मूला करने वाले हैं हम। पूरे चैप्टर में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे फॉर्मूले में, लेकिन बेसिक यही है। बेसिक यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ऑपोजिट साइड में लिखो नोट्स, लिखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, नोट्स कुछ भी लिख लो और पहला पॉइंट कॉपी करो। ये करिए, पहला पॉइंट कॉपी करिए, फर्स्ट पॉइंट। इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। नहीं सुनिए, जब हम परचेजेस की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमेशा हम लेंगे इसको नेट ऑफ रिटर्न्स। क्या मतलब हुआ इसका? 1 लाख की परचेज की थी, 20,000 की रिटर्न कर दी, तो इस फॉर्मूले में फिगर कौन सी लेनी है? 80,000। समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। लॉजिकल भी है ना ये। पता है इसका नाम क्या है सरल शब्दों में? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ स्टॉक। परचेज की मैंने 1 लाख की, लो बेटा, परचेज की मैंने 1 लाख की, इनफ्लो कितने का हुआ बेटा? बोलो। ये परचेज थी मेरी, और जब मैं रिटर्न कर दूंगा तो बेटा मान लेते हैं 20,000 की रिटर्न हो गई, तो नेट गोडाउन में कितने का स्टॉक रह गया मेरे पास? नेट स्टॉक का फ्लो तो 80,000 ही हुआ ना। तो यहां पर नेट ऑफ रिटर्न्स लेंगे हमेशा, पहली बात। और इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये पहले ही बताया था मैंने। यानी जितने भी खर्चे हुए स्टॉक को परचेज करने के लिए, वो सारे स्टॉक की कॉस्ट में जुड़कर आएंगे। ठीक, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ स्टॉक। लिख लो चाहे इसी में, या एक्चुअली इस फॉर्मूले को इलैबोरेट कर रहा हूं मैं, ऐसे लिखना, ऐसे लिखा है मैंने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस means
expenses incurred on purchases, expenses incurred on purchases, परचेजेस के ऊपर जितने भी खर्चे हुए, रिक्शा दिया आपने खर्चा, भाड़ा दिया, कोई टैक्सेस रास्ते में देने पड़ गए, वो सब कुछ जुड़ेगा। कैरेज इनवर्ड हुआ, बिल्कुल। नोट करो उसको। जी, नाउ व्हाट इज परचेज? जब हम सेल्स बोल रहे हैं तो बेटा यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्स माइनस जीपी, प्रॉफिट। जितना भी उसमें प्रॉफिट लोड किया हुआ है मैंने, मेरे एग्जाम्पल में सेल्स 40,000 थी और उस पर लोडिंग 10,000 थी। जब मैं सेल्स की बात कर रहा हूं तो सेल्स फिर से यहां कौन सी आएगी? नेट सेल्स आएगी। ये बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है, पूरी क्लास लग जाएगी मुझे इसके ऊपर। सेल्स माइनस जीपी, इसको समझाने में, इसके ऊपर डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन करने में पूरी एक क्लास लग जाएगी। तो बेटा आई होप ये अपेरेंटली फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ओके, और लिखें इसमें। लिखें कॉस्ट ऑफ, ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। बताना बेटा क्या समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स क्या होता है ये बताओ ना, ये मुझे निकालना है। पूछ रहा है बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है? बताइए बेटा। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल का मतलब क्या हुआ? कितने का माल बेचने के लिए तैयार पड़ा हुआ है? क्या क्या पड़ा हुआ है तैयार? ओपनिंग स्टॉक बिकने के लिए तैयार है, बोलो हाँ। और जो परचेजेस की थी वो भी बिकने के लिए तैयार है। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। कई बार ये ना देकर वो ये लिख दिया करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कई बार ये लिख दिया करेगा। बड़ा क्लियर है बात ये भी? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा ये चार, इसमें अब चार वेरिएबल्स हैं इसमें, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक। इन चार में से अगर कोई भी तीन दे दूं तो चौथा निकाल पाओगे ना? कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपसे कई बार ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग देकर ये पूछ लूंगा, कई बार ये तीन देकर ये पूछ लूंगा, कई बार ओपनिंग, क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ सेल देकर परचेज पूछ लूंगा। बेटा हो जाएगा ना? सिमिलरली एक और टर्म आती है हमारे पास यहां पर, एंड दैट इज एवरेज स्टॉक। बेटा क्या होगा? मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, और एवरेज स्टॉक। बेटा क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक निकालना है अगर, तो दैट इज टेकन एज द एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। करिए नोट। नोट कर लो फटाफट से। हो गया बेटा? चलिए
करते हैं, टाइम लगेगा मुझे, और इतना करते हैं आज। इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की चर्चा यहीं पर रोक रहे हैं, मुझे डिटेल में इसके ऊपर काम करना है पहले, ठीक। उसके बाद हम चर्चा क्वेश्चंस की तरफ लेकर जाएंगे बाद में। अभी मुझे लगेगा आधा 35-40 मिनट और लगेंगे बेस को बनाने में। मैंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं, इन्वेंट्री का मतलब वैल्यूएशन करना है तो क्यों करना है, और थोड़ी सी बात इस फॉर्मूले की शुरू की है मैंने, रिलेशनशिप की, जिसको हम स्टॉक इक्वेशन भी बोलते हैं या जो मुझे दिखा रहा है इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ स्टॉक में रिलेशनशिप। बेटा आई होप ठीक है। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। कोई दिक्कत हो किसी को तो मिलके जाइएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।